अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का 16th लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स के रिलेटेड कुछ बातें सीखी थी। डिफरेंट ग्रुप्स, नॉन एबिलियन ग्रुप्स के हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स फाइंड आउट करना सीखे थे। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम फैक्टर ग्रुप या जिसका दूसरा नाम क्वोशंट ग्रुप होता है उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स वगैरह हम इसमें स्टडी करेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। First of all, we define factor group or quotient group. जी, इसमें ये है कि let's H be a normal subgroup of a group G. H जो है वो G का normal subgroup है. Then the collection of left or right cosets of H in G is a group called the factor group of G by H or the quotient group of G by H. मतलब इसको आप फैक्टर ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्वोशंट ग्रुप भी कहेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और बात वाज़ेह कर दूं कि ये H जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G में। तो लेफ्ट ग्रुप का तस्वुर और राइट ग्रुप का तस्वुर सेम ही होगा क्योंकि नॉर्मल ग्रुप में दोनों सेम होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि ये लेफ्ट कोसेट्स और या राइट कोसेट्स की मैं बात कर रहा था कि लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स जो होंगे वो सेम ही होते हैं नॉर्मल ग्रुप में। तो आपने करना ये है कि एच के जितने भी लेफ्ट कोसेट्स बने या राइट कोसेट्स उनको आपने एक सेट के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, तो एक सेट वो जो लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स का जो सेट बनेगा वो एक ग्रुप होगा और उसको हम फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप का नाम देते हैं। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी नीचे मैंने लिखी हुई है कि H be a normal subgroup of a group G, then the set G by H is equal to all left cosets of H. मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे H के लेफ्ट कोसेट्स पड़े हुए हैं। Is a group under the operation AH into BH is equal to ABH. मतलब अगर आप दो लेफ्ट कोसेट्स जो है H के उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं या उनमें ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ए बी के जो प्रोडक्ट से लेफ्ट कोसेट बनेगा ये उसके इक्वल होते हैं। और इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो एच ही होता है। ये जो एच है ना नॉर्मल सब ग्रुप जिससे आप ये फैक्टर ग्रुप बना रहे हैं तो वो एच जो होता है वो बजाते खुद उसकी आइडेंटिटी होता है। और इनवर्स जो है वो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि किसी भी कोसेट के इनवर्स से मुराद एक ऐसा कोसेट है जो उस ए के इनवर्स से डिटरमाइन होगा। अब इसमें फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाय एच, इसका जो ऑर्डर है उसको आप डिफाइन करेंगे इंडेक्स ऑफ एच इन जी, क्योंकि उसमें सारे लेफ्ट कोसेट्स पड़े हुए हैं या राइट कोसेट्स पड़े हुए हैं। तो लेफ्ट या राइट कोसेट्स की जो तादाद होती है ना उसको इंडेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब है उसमें 3 कोसेट्स पड़े हुए हैं तो मतलब उसका इंडेक्स 3 है, तो वही ऑर्डर होगा फैक्टर सब ग्रुप का। या फिर अगर आप उसको बाय लैग्रेंज थ्योरम जी अगर आपके पास फाइनाइट है तो फाइनाइट होने की सूरत में आप उसका ऑर्डर इस तरह से फाइंड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल से ये सारी बातों को क्लियर किया हुआ है कि हम सपोज कर लेते हैं कि H जो है ये एक सब ग्रुप है C4 का। अब C4 जो सेट था ये आपको याद होगा कि जितने भी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी C4 की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें +-1 होता है
और इसके अलावा प्लस माइनस आयोटा होता है। ठीक है, ये आयोटा है, प्लस माइनस आयोटा। तो ये टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं C4 के अंदर, और ये एक एबिलियन ग्रुप है। तो ये इसका सब ग्रुप है। आपने करना क्या है, पहला सवाल ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। दूसरा है कि इसके तमाम एलिमेंट्स राइट करें। तीसरा है कि टेबल कैलेस टेबल जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करें इस ग्रुप के लिए, और उस कैले टेबल से आप आइडेंटिटी को मेंशन करें, और हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो भी आप फाइंड आउट करें। अच्छा, यहाँ पर C4 आपके पास ये ग्रुप हमने लिख लिया। अब इसका तो इसका ऑर्डर C4 का ऑर्डर 4 होता है। तो हम इसका किस तरह से ऑर्डर फाइंड करेंगे? C4 का ऑर्डर डिवाइडेड बाय जो आपके पास जो H है, इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2। तो 4 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये आपके पास इसका ऑर्डर 2 निकल आएगा। इसका मतलब है कि ये C/4 जो फैक्टर ग्रुप आप बनाने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। 2 एलिमेंट्स से मुराद है कि जस्ट 2 कोसेट्स बनेंगे इसके अंदर। तो वो कोसेट्स हम बना लेते हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। जब आप आइडेंटिटी से इसको फाइंड आउट करेंगे तो वो तो H ही रहेगा। जब आप -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखें H के अंदर 2 एलिमेंट्स है, 1 है और -1 है। तो जब आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो जाएगा, और -1 को 1 से करेंगे, इसका मतलब है -1 से मल्टीप्लाई करने पर भी वो H ही रहेगा। बट जब आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर ये सेट मिलता है, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर भी ये सेट मिलता है। तो इसका मतलब है कि इस यहाँ पर आपको 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिले हैं। देयर आर 2 डिफरेंट कोसेट्स। एक में आपके पास 1 और -1 है, और दूसरे में आपके पास आयोटा और माइनस आयोटा है। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं इसके। तो इनका अगर हमने कैलेस टेबल बनाना है, तो कैलेस टेबल अभी मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया था। अब जैसे ये कोसेट है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक कोसेट है, ये दूसरा कोसेट है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये जो कोसेट्स के एलिमेंट्स है, ये A और B, जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो जो सब ग्रुप है वो साथ उसी तरह H लिखा रहता है। अब यहाँ पर इसके शुरू में 1 है और ये भी 1 है, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास वही आ जाएगा। इसी तरह इसके स्टार्ट में जो ये जो आयोटा आप कॉमन लेंगे, तो 1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा रहेगा, तो फिर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देने से ये रिजल्ट आपके पास आ जाता है। इसी तरह इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 से, तो ये आयोटा -1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें से जब आप आयोटा कॉमन लें तो बाहर आयोटा है, इसके बाहर भी आयोटा होगा, तो आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेंगे, तो वो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 और -1 आ जाती है। अब इसमें देख लें कि कौन सा एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो H है, ये यहाँ पर आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर इनके ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 2 एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, और आयोटा इस सेट को हमने इसी सेट से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब है कि इस सेट का ऑर्डर जो है, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो ये हमने तमाम एलिमेंट्स के ऑर्डर्स भी फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि कंसीडर द सब ग्रुप। मैंने सारे के सारे वो वाले इंटीजर्स लिए हैं जो 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल 8 भी आ जाएगा, इसके बाद 12 भी आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। तो ये सब ग्रुप होता है Z का। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सब ग्रुप्स वाले लेक्चर में, कि जितने भी इंटीजर मल्टीपल्स वाले सेट होते हैं वो सारे के सारे Z के सब ग्रुप्स होते हैं। तो अब ये Z का एक सब ग्रुप है,
और ये चूंकि जी एबिलियन ग्रुप है, तो एबिलियन ग्रुप में सारे के सारे जो सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं। इसका मतलब है कि ये आप इसकी मदद से ये वाला कोसेट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोसेट निकालेंगे आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब है 4Z इसका सब ग्रुप तो है, लेकिन ये नॉर्मल भी है क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है। अब वो कहता है कि इसके तमाम एलिमेंट्स फाइंड आउट करें और कैलेस टेबल भी बनाएं। अब Z, ये जो Z बाय Z 4Z आप निकालना चाहते हैं, तो Z बाय 4Z का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x प्लस यहाँ पर आप कौन सा सब ग्रुप लिखेंगे, यहाँ पर आप 4Z राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये इस तरीके से। अब ये जो आप x लेंगे ना, x को सेट के लिए, तो ये x किसको बिलोंग करेगा, ये z को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये बनाना शुरू कर देते कोसेट, तो सबसे पहले मैं 0 इसमें ऐड करता हूँ, तो 0 को ऐड करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हम इसको 1 को ऐड करते हैं, तो 1 को जब हम 0 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 4 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, -4 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, 8 में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, -8 में करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1 को इसमें ऐड कर दिया हुआ है। इसी तरह जब हम 2 को इसमें ऐड करेंगे, तो 2 को 0 में ऐड करने से 2 बन जाएगा, 4 में ऐड करने से 6 बन जाएगा, -4 में ऐड करेंगे -2 बनेगा, 8 में ऐड करने से 10 और -8 में ऐड करने से -6। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स में भी हम ऐड करते जाएंगे। इसी तरह 3 को भी ऐड किया है। अच्छा, ये इसके बाद अगर हम 4 को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप 4 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो उससे मैंने लिखा नहीं है वैसे, तो देख लें आप, 4 को 0 में ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 4 को जब आप 4 में ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा, 4 को आप -8 में ऐड करेंगे तो -4 बन जाएगा। ठीक है, और 4 को जब आप 8 में ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, और -8 में ऐड करेंगे, सॉरी 8 में ऐड, हाँ ठीक है, यहाँ पर -4 में हमने नहीं ऐड किया, तो -4 में ऐड करेंगे तो 0 भी आपको मिलेगा, तो -8 में 4 आ गया और 8 में किया तो 12 आ गया। तो इसी तरह 4 में ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो सारे वही एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो कि 4Z में थे। तो ये आपको पता भी है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था सब ग्रुप के बारे में, कि जब भी आप एक सब ग्रुप के साथ को सेट लेंगे तो वो उसी सेट के बराबर कब होता है, ये तब होता है जब ये जो एलिमेंट ए है ना, ये बिलोंग करता है एच को। ये किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर 4 जो था ये उसी सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा था, तो इसी वजह से वो इट सेल्फ आ गया आपके पास। अच्छा, 5 भी ऐड नहीं किया हुआ मैंने, सिर्फ 3 तक लिखा हुआ है। तो जब आप 5 को इस ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे 4Z के अंदर, तो उसका नतीजा क्या निकलता है ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उसमें बेसिकली होगा ये कि आप 5 को लिख सकते हैं 1 + 4। ठीक है, 1 + 4 लिखेंगे, वो 4 जो होगा वो तो 4Z में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो पीछे आपके पास ये बच जाता है 1 + 4Z। इसका मतलब है 5 से जो कोसेट बनेगा वो 1 + 4Z के इक्वल होगा, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप 6 के साथ डिटरमाइन करेंगे 4Z को, तो ये आप देख लें 6 को लिखा जा सकता है 2 + 4,
तो 4 तो इस ग्रुप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, देख लें कि ये भी वही 2 + 4z मिल रहा है। तो इसका मतलब है बाकी जितने भी इंटीजर्स आप इसमें जमा करते जाएंगे ना, आपको ये 4 सेट्स ही मिलने हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलना। तो इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हमें यहाँ पर कितने मिले, 4। एक 0 से मिला, एक 1 से, दूसरा 2 से, 3 से। बाकी जितने भी लेफ्ट कोसेट बनते हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई बन रहा है। तो डिस्टिंक्ट आपके पास 4 कोसेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक ग्रुप बन चुका है जिसमें 4 एलिमेंट्स, इसका 4 ऑर्डर है, फैक्टर ग्रुप। और अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन, ये कैलेज टेबल देखना चाहते हैं, तो 4z को 4z में ऐड करेंगे, वो तो 4z आ जाएगा। इस ग्रुप के अंदर 4z आइडेंटिटी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो नॉर्मल सब ग्रुप H होगा वो फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। जब हम इस 0 को इस 1 में ऐड करते हैं इधर, तो वो आपके पास 1 + 4z आ जाता है। इसी तरह इनमें 0 को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर 1 को ऐड करते हैं तमाम में, तो ये आपके पास कैलेज टेबल इसका इसी तरह से बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस एग्जाम्पल से एक बात और भी यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीछे जो हमने उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखा है ना, उसमें मैंने ये लिखा था कि जी का ऑर्डर लिखें और सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दें, वो आपको फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर z जो है ना, z वो तो इनफाइनाइट है, z इनफाइनाइट है, और नीचे जिससे फैक्टर ग्रुप निकाले 4z वो भी इनफाइनाइट है। लेकिन इनसे बनने वाला जो फैक्टर ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है वो 4 निकला है। ठीक है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट ग्रुप के जो कोसेट्स होते हैं उनकी तादाद फाइनाइट हो सकती है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो फिर आपके पास फैक्टर ग्रुप फाइनाइट निकले, मतलब लेफ्ट या राइट कोसेट्स फाइनाइट तादाद में निकले। जब ये इनफाइनाइट होता है उस सूरत में भी ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई है। अच्छा, फिर आप एक और नतीजा भी अखज यहाँ से कर सकते हैं कि z में से अगर आप इसका कोशेंट ग्रुप आप फाइंड करते हैं 3z के साथ, तो उसमें टोटल 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसका ऑर्डर 3 होगा। तो ये एक फाइनाइट ग्रुप बनता है, इसका ऑर्डर 3 है। इसी रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज कर देते हैं और ये कह देते हैं कि z जो है इसका मैंने फैक्टर ग्रुप निकाला, हाँ जी, m के मल्टीपल से, m के मल्टीपल से। तो यहाँ पर इस फैक्टर ग्रुप का जो ऑर्डर है, मतलब इसमें कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आएंगे, वो तादाद में m होंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको जनरलाइज कर दिया इसके रिजल्ट को, इसमें टोटल m कोसेट्स बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, every quotient group of a cyclic group is cyclic। मतलब आपके पास साइक्लिक ग्रुप होगा ना तो उसका क्वोशंट जो है वो भी साइक्लिक होगा। मतलब ये है कि अगर जी साइक्लिक है, जी जो है ये साइक्लिक है, तो इससे जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो भी साइक्लिक होगा। लेकिन इसका कन्वर्स दुरुस्त नहीं है। मतलब आपके पास ये जो सेट है, ये फैक्टर ग्रुप है, ये फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि जी भी साइक्लिक है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे जैसे Q8 है, क्वार्टिनियंस का ग्रुप, इसका अगर आप निकाल लेते हैं फैक्टर ग्रुप, और फैक्टर ग्रुप आप निकालते हैं इसका सब ग्रुप यूज करते हुए, ये वाला +-1 यूज कर लें और +-i यूज कर लें। ठीक है, अब इस फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा,
इसका ऑर्डर आप देखें तो इसका ऑर्डर निकलता है 2। कैसे? क्योंकि Q8 का ऑर्डर 8 है और नीचे जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 4 है, तो टोटल आपके पास इसका ऑर्डर निकल आएगा 2। सही है। और आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो वो साइक्लिक होता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्रुप फैक्टर ग्रुप आपने बनाया है Q8 ओवर ये जो सब ग्रुप है, ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और 2 एक प्राइम है। अब ये फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है, लेकिन जिस ग्रुप से आपने बनाया है वो ग्रुप साइक्लिक नहीं है। Q8 जो है वो साइक्लिक नहीं है। तो ये आपके पास इसकी एक कन्वर्स एग्जांपल आ गई है कि अगर अगर G साइक्लिक है तो फैक्टर ग्रुप साइक्लिक होगा, लेकिन अगर फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है तो फिर लाजमी नहीं है कि G भी साइक्लिक हो, तो इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स जो है पहले थ्योरम का वो ट्रू नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड आपके पास थ्योरम है कि एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन। मतलब अगर G एबिलियन है तो फैक्टर ग्रुप भी एबिलियन है। सही है ना? लेकिन इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। बिल्कुल यही एग्जांपल आप इसके कन्वर्स में भी दे सकते हैं कि ये चूंकि साइक्लिक फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है तो साइक्लिक हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो एबिलियन होता है। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर ग्रुप है ये एबिलियन भी है, लेकिन Q8 जो है वो एबिलियन नहीं बल्कि वो नॉन एबिलियन है। तो सेकंड थ्योरम का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा, आगे तीसरी बात, अगर ग्रुप G जो है वो एबिलियन है इफ एंड ओनली इफ फैक्टर ग्रुप बाय सेंटर ऑफ G। मतलब आपने ऊपर तो G रख लिया और इसका फैक्टर ग्रुप आप किससे डिटरमाइन कर रहे हैं? सेंटर से। आपको याद होगा कि जो सेंटर होता है ना ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो सेंटर चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है इसीलिए हम उससे फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर ये वाला फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक है उस सूरत में G जो है वो लाजमन साइक्लिक होगा, सॉरी एबिलियन होगा। अगर G एबिलियन है तो फिर ये साइक्लिक होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, कन्वर्स जो है वो इसमें दुरुस्त होगा। हाँ, अब आप अगर ये साबित करना चाहते हैं कि G इज नॉन एबिलियन तो बिल्कुल आप इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेकर प्रूफ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये फैक्टर ग्रुप जो है ये साइक्लिक नहीं है तो फिर G जो है वो नॉन एबिलियन होगा। अच्छा, अब मैंने एक आर्बिट्रेरी कोई फैक्टर ग्रुप लिया G/H। अगर ये साइक्लिक है तो G जो है ना वो एबिलियन नहीं भी हो सकता। ये एग्जांपल मैंने ऊपर दे दी है, ऊपर मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है। तो इसी तरह नीचे एक और भी एग्जांपल, बल्कि उसी एग्जांपल को नीचे मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1 में। ठीक है। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 निकल आता है, तो ऑर्डर 2 वाला जो होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, लेकिन Q8 जो है वो एबिलियन नहीं है। इसी तरह Q/Z जो है ये साइक्लिक नहीं है, मतलब इसे एक सिंगल जो एलिमेंट है वो जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन Q जो है वो फिर भी एबिलियन है। ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपके पास हैं कि ये एक एबिलियन ग्रुप है लेकिन इसका जो फैक्टर ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं है। तो साइक्लिक वो सिर्फ उस सूरत में होगा जब वो सेंटर होगा। सेंटर जो थ्योरम नंबर 3 है ना, इसके अंदर जो बात बताई गई है उसके मुताबिक तो वो दोनों इस बात को होल्ड करेंगे। अच्छा, ये Q/Z जो है इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये भी। नेक्स्ट आपके पास है क्वोशंट ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। जो फाइनाइट ग्रुप का आप बनाते हैं फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप वो भी फाइनाइट होता है, लेकिन क्वोशंट ग्रुप जो है ना इनफाइनाइट ग्रुप का वो मे नॉट बी फाइनाइट। जैसे एग्जांपल हमने लिया है Z/MZ, तो ये एक फाइनाइट है, इसका ग्रुप है, इसका ऑर्डर जो है वो M है। लेकिन Q/Z दोनों इनफाइनाइट हैं, ग्रुप भी और सब ग्रुप भी, लेकिन ये इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि इनफाइनाइट ग्रुप से आप जो
बनाएंगे कोसेट्स, ये फैक्टर ग्रुप बनाएंगे, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर Q ऑफ Z की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है। अब आप Q ऑफ Z, Q बाय Z का निकाल रहे हैं फैक्टर ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट ऐड करेंगे जिसके जरिए से आप कोसेट्स निकालना चाहते हैं वो रैशनल नंबर होंगे, और किस में ऐड करेंगे? Z के अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टीज में से ये है कि Q ऑफ Z ये एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है और एबिलियन ग्रुप है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ Q बाय Z इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। वो जो आपने लेक्चर एक पढ़ा था ऑर्डर्स वाला, जिसके अंदर हमने ग्रुप्स के ऑर्डर और एलिमेंट्स के ऑर्डर को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको तब ये एग्जांपल दी थी कि Q ऑफ Z एक ऐसी मिसाल है आपके पास जो खुद एक इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन इसके बावजूद इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे फाइनाइट ऑर्डर के हैं। ये कैसे फाइनाइट ऑर्डर के हैं ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा। नेक्स्ट आपके पास है Q ऑफ Z में से अगर आप एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं जिनके ऑर्डर n है, तो वो टोटल फाई n आइलर फाई फंक्शन से आप उनकी तादाद निकाल सकते हैं। मसलन मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑर्डर 2 वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ऑर्डर प्राइम है चूंकि, तो ऑर्डर 2 वाला शायद एक एलिमेंट, या फिर आप आइलर फाई फंक्शन निकाल लें। ठीक है, ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट्स की तादाद बतानी है आपने, तो 2 लिखेंगे और 1 माइनस 1 बाय 2 लिखेंगे। लो जी, ये आपके पास 1 आता है, तो ऑर्डर 2 वाला इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होगा, वो मैं बता देता हूं कौन सा है, वो होगा 1 बाय 2। 1 बाय 2 प्लस Z, ये इस सेट का एक, इस ग्रुप का एक ऐसे एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो Z24 है, Z24 के अंदर तो 24 एलिमेंट्स होंगे, जो कि स्टार्ट कहाँ से लेंगे? 0 से, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 भी आ जाएगा, और जाएंगे कहाँ तक? एलिमेंट इसके 23 तक। और इसमें ऑपरेशन कौन सा होता है? इसमें ऑपरेशन होता है मॉड 24 में एडिशन। ठीक है, इसके अंदर ये ग्रुप होता है, और अगर आप इसी के अंदर ये सब ग्रुप फाइंड करना चाहें 8 से जनरेट होने वाला, तो एक तो इसमें 8 ही आ जाएगा। अब 8 को अगर आप 8 में ऐड करें तो वो 16 बनता है, मजीद इसमें 8 ऐड करें तो वो 24 बनता है, वो 0 आ जाता है। तो ये इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपने इस एलिमेंट का जो है ना वो ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने का मतलब है कि इनको आप जमा करते जाएं, तो जहां पर आपको आइडेंटिटी मिलेगी तो वो उसका ऑर्डर होगा। अब इस फैक्टर ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है? ये नॉर्मल सब ग्रुप इसकी आइडेंटिटी है। तो मैं इसको 2 टाइम्स ऐड करता हूँ। 2 टाइम्स ऐड करने का मतलब है कि इसको 2 से ज़रब दें, तो 2 जब इस 14 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 28 बनेगा। अच्छा, 28 में से अब आप 24 अलग कर लें, सॉरी 8 को 28 को अगर आप मॉड 24 में ले जाते हैं तो रिमाइंडर आपके पास बच जाता है 4। तो आइडेंटिटी सिर्फ नहीं आपके पास आई, तो इसका मतलब है कि 2 इसका ऑर्डर नहीं है। जब 3 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 बनेगा, इसको मॉड 24 में लेके जाएं तो 18 बनता है। अब 18 में से 8 और 8 16 बनेंगे, तो 16 इस ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है, तो 18 में से 16 तो इस ग्रुप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। पीछे आपके पास कितना बच जाएगा? 2।
ये भी आइडेंटिटी नहीं आया। 4 से मल्टीप्लाई कर दें 56 बनता है, इसको 24 मॉड में ले जाएं तो 8 बनता है। अब 8 तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा तो ये आपके पास वही सब ग्रुप बच जाएगा और ये इस फैक्टर सब ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लाई किससे आपने किया? 4 से, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 4 है। तो इस तरीके से आप फैक्टर ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 3/4 प्लस z इन द फैक्टर ग्रुप q by z। तो अब ये q by z का प्रॉब्लम आ गया है, तो इसमें भी वही तरीकेकार है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3/2 बच जाता है। अब जो 3/2 है, 3/2 को आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और +1। ये जो 1 है ये तो z के अंदर होता है, तो ये 1 z में अब्सॉर्ब कर जाएगा, तो पीछे आपके पास 1/2 बच जाता है। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 9/4 बनता है। 9/4 को डिवाइड करने से ये बन जाएगा 1/4 + 2। ये 2 जो है ये z में बिलोंग करता है, ये 2 जो है z में बिलोंग करता है, तो ये z में अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो आपके पास 1/4 बच जाएगा। याद रखें इस फैक्टर सब ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो 4 है, ठीक है। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से कैंसिल होगा तो 3 बच जाएगा। अब 3 z को बिलोंग करता है, उसमें जब एब्जॉर्ब होगा तो ये z आ जाएगा और यही आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है इस एलिमेंट का ऑर्डर 4 है। तो हम इस ग्रुप में एक जनरल असूल बना लेते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर है ना, इसका ऑर्डर जो होगा, ये जो नीचे इंटीजर लिखा होता है, जैसे इस एलिमेंट के नीचे 4 लिखा हुआ था, इसका ऑर्डर 4 आया है, तो जितना उसमें लिखा होगा नीचे q लिखा होगा वो उसका ऑर्डर होगा। ये आप कोई और एलिमेंट लेकर चेक भी इसको कर सकते हैं, इसका ऑर्डर जो है वो q होगा। तो ये इसमें एक जनरल रूल हमने बना लिया एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। जी यहाँ पर मजीद एक क्वोशंट ग्रुप जो है V4 का A4 अल्टरनेटिंग 4 में, आपको याद होगा कल हमने जो लेक्चर पढ़ा उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि A4 में जो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं उनमें प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो क्लाइन 4 है। क्लाइन 4, ये K4 लिखा है मैंने, तो ये नॉर्मल होता है। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग ग्रुप का आप इसके साथ फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। तो ये नीचे एक फैक्टर ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इसके जरिए से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन यहाँ तक पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।